नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम थॉमस हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद तथा उसके मानव स्वभाव की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक भौतिकवाद हॉब्स के एक विचार पद्धति है और इस पर ही उसके विचारों का भवन खड़ा हुआ है। यदि हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद को समझ लिया जाए तो उसके सभी विचारों को समझना बहुत सरल हो जाएगा। वैज्ञानिक भौतिकवाद एक प्रारंभ बिंदु है जहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वह राज्य के सिद्धांत को निर्मित करता है। हॉब्स के जीवन और परिस्थितियों को पढ़ते हुए हमने यह देख ही लिया था कि उसके समय में विज्ञान के नए नए सिद्धांतों का विकास हो रहा था। गैलीलियो का गति का नियम सामने आ चुका था और डेकार्टे ने ज्योमेट्री या अथवा रेखागणित के नए सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया था और विश्व के संबंध में एक यांत्रिक विज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया जा रहा था। हॉब्स ने अनेक बार यूरोपीय महाद्वीप का जो भ्रमण किया और यूरोप के वैज्ञानिकों से उसका संपर्क हुआ, तब वह इन वैज्ञानिक खोजों को उसने समझने का प्रयास किया और संपूर्ण विज्ञान जगत का उसके चिंतन पद्धति पर बहुत गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि उसने अपने राजनीतिक विचारों के निर्माण का आधार भी इसी वैज्ञानिक चिंतन को बना लिया था। वैज्ञानिक भौतिकवाद के दो पक्ष हैं, पहला वैज्ञानिक और दूसरा भौतिकवाद। आज जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, उन अर्थों में हॉब्स के समय विज्ञान का अर्थ नहीं था, वरन जिस प्रकार से विज्ञान विकसित हो रहा था उसी संदर्भ में हॉब्स ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। वस्तुतः उस समय संपूर्ण विश्व को एक यंत्र के समान समझा जा रहा था और यह माना जा रहा था कि यह जो दुनिया है ये एक प्रकार की एक बड़ी मशीन है और जिसमें सब कुछ स्वतः हो रहा है। इसमें कार्य और कारण के संबंधों के आधार पर घटनाएं घटती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। किसी एक घटना के घटने के पीछे उसके कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। कोई भी वस्तु इस जगत में अनायास नहीं घटती है। जैसे यंत्र कार्य करता है, उस यंत्र की कोई बाहरी प्रेरणा नहीं होती है। उस यंत्र के भीतर की बनावट के आधार पर ही वह स्वयं कार्य करता है। यदि यह दुनिया एक बड़ा यंत्र है तो मनुष्य भी उसी दुनिया का या उसी विश्व का प्रतिबिंब है और वह एक छोटा यंत्र है। इस यंत्र विज्ञान या यांत्रिक पद्धति के साथ जो मुख्य बात उस समय विकसित हो रही थी वो था ज्योमेट्री अथवा रेखागणित का आधार। रेखागणित का मूल आधार है कि अनंत बिंदु होते हैं और वे बिंदु जब एक साथ एक पंक्ति में स्थापित हो जाते हैं तो वो एक रेखा का निर्माण करते हैं और यदि ये बिंदु गतिमान रहते हैं तो रेखा भी हमें गति करती हुई प्रतीत होती है। इस यंत्र विज्ञान का आधार यही ज्योमेट्री का मूल आधार था, जिसके अंदर ये माना जाता है कि ये विश्व जो कि एक यंत्र के समान ही है और यह जो यंत्र है ये गति करने वाले छोटे छोटे परमाणुओं के सम्मिश्रण और संगठन से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसको समझना ठीक ऐसा ही है जैसा कि आज हम परमाणु को समझते हैं। यद्यपि परमाणु की संरचना का उस समय विकास नहीं हुआ था, किंतु हॉब्स ने यह मान लिया था कि इस जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सभी परमाणुओं का मिश्रण मात्र है और इसी परमाणुवाद को
अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी हम मनुष्य के विकास को समझ सकते हैं। इसी परमाणुवाद के आधार पर उसका जो वैज्ञानिक भौतिकवाद का जो दूसरा मूल आधार है भौतिकवाद, वो टिका हुआ है। भौतिकवाद का तात्पर्य यही है कि इस विश्व में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह पदार्थ है। ये चट्टानें, ये प्राकृतिक जगत की सभी वस्तुएं, ये मनुष्य, अन्य प्राणी या बहुत सारे पदार्थ, जो कुछ भी दिखाई देता है वह गतिमान परमाणुओं का एक संगठन ही है, एक सम्मिश्रण ही है। और जो पदार्थ नहीं है वह इस दुनिया का अंग भी नहीं है। इस प्रकार से पदार्थ या भौतिकवाद, यह जो दुनिया है वह मूलतः भौतिक आधार पर ही टिकी हुई है। और इस भौतिकवाद का जो मूल वैज्ञानिक आधार है वो गति करते हुए परमाणु हैं। और यदि इन गतिमान परमाणुओं के मूल सिद्धांत को यदि समझ लिया जाए कि वो किस दिशा में गति करेंगे और उनके गति करने के नियम क्या हैं, यदि इन मूल सिद्धांतों को समझ लिया जाए तो हम इस विश्व के रहस्य को समझ सकते हैं और मनुष्य की प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार से होब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत बहुत सरल है, जिसके भीतर केवल भौतिक वस्तुओं को ही सत्य माना जाता है और भौतिक वस्तुएं विभिन्न परमाणुओं के संगठन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये परमाणु गति करते हैं, गतिमान है, सर्वत्र गति ही सत्य है। इस दुनिया में रुकी हुई कोई भी चीज़ नहीं है। जो रुका हुआ प्रतीत होता है जैसे कि पत्थर या चट्टान, वास्तव में वह भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इस वैज्ञानिक भौतिकवाद के जो मान्यता के होब्स के सामने जो परिणाम हुए और होब्स ने मनुष्य को जिस प्रकार से समझा, वो यह था कि मनुष्य भी अन्य पदार्थों की तरह केवल एक शरीर मात्र है, वह एक पदार्थ मात्र है और उसके भीतर स्वतंत्र आत्मा जैसी कोई भी सत्ता नहीं होती है। मनुष्य पूरी तरह से एक पिंड का स्वरूप मात्र है, जिसका कि निर्माण होता है जब परमाणु संगठित होते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, और जब परमाणु फिर से दुनिया में या विश्व में बिखर जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। स्वतंत्र आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। दूसरा, जिसे मनुष्य की संवेदना, भाव, संवेग, आवेग और विचार हम कहते हैं, वे सब मानव के मस्तिष्क में पदार्थ की गति के ही विभिन्न रूप हैं। यहाँ होब्स ये अच्छी तरह से स्वीकार करता है कि जो भौतिक जगत की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे तो पदार्थ हैं ही, किंतु वो सूक्ष्मतम विचार जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारी भावनाएं, क्रोध, प्रेम, गुस्सा, दया इत्यादि, ये सभी भावनाएं भी हमारे मस्तिष्क में पदार्थ के ही सूक्ष्मतम रूप हैं। जब सब कुछ पदार्थ ही है तो जो नैतिक मापदंड मनुष्य अपने जीवन के लिए बनाता है वह भी इस पदार्थ आधारित मनुष्य की आवश्यकताओं के ही रूप होते हैं। मनुष्य अपने नैतिक मापदंड, अच्छा बुरा, धार्मिक अधार्मिक, पाप पुण्य, नैतिकता इत्यादि, ये सभी इसी यांत्रिक मनुष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और इसका जो भौतिकवाद को मानने का जो अंतिम परिणाम होब्स के सामने रहा वो यह है कि इस प्रकार के पदार्थ सदृश जो मनुष्य है उसी के आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ऐसे मनुष्य के हिसाब से ही सारी प्रगति संभव हुई है। इसलिए मनुष्य ही समस्त प्रकृति का केंद्र है और उसने यहाँ पर ईश्वर
जैसी कपोल कल्पित मान्यता को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इस तरह से हम फिर से देख लेते हैं कि वैज्ञानिक भौतिकवाद का अर्थ यही है कि मनुष्य केवल एक भौतिक परमाणुओं का संगठन मात्र है, उसमें आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, और जिसे हम विभिन्न विचार कहते हैं वे भी पदार्थ ही हैं, वे भी परमाणुओं का एक संगठन ही है और कुछ भी नहीं। ऐसा जो मनुष्य होता है, उस मनुष्य का स्वभाव कैसा है, यह हॉब्स दूसरे चरण में बताता है। और हॉब्स अपने मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए ये कहता है कि मनुष्य जो कि सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित है और गतिमान परमाणुओं का संगठन है, स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है, क्योंकि परमाणु की एक विशेषता होती है कि परमाणु निरंतर गतिमान रहता है। इसलिए मनुष्य भी एक क्रियाशील प्राणी है और उसकी क्रियाओं का अंत केवल मृत्यु में जाकर के ही होगा। इसलिए मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अपने लिए नए नए लक्ष्य बनाता है, नई नई योजनाएं बनाता है, और एक के समाप्त होने के बाद दूसरे को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाता है। यह जो उसमें भाव है, ये उसके भीतर कार्य करने वाले गतिमान परमाणुओं के कारण ही होती हैं। मनुष्य में मूलतः दो भावनाएं प्रधान होती हैं, इच्छा और अनिच्छा। मनुष्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब प्रेरित होता है तो उसके लिए वो उसको प्राप्त करने के सारे प्रयास करता है, उसको उससे प्रेम होता है, उसके लिए वो अनथक प्रयास करता है। और अनिच्छा का तात्पर्य यह है कि वह उस वस्तु से दूर भागता है। इच्छा और अनिच्छा, ये जो भावनाएं या संवेग हैं, इनको भी परमाणु की गति के आधार पर हॉब्स ने समझाया है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या किसी भी अन्य मनुष्य के प्रति जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है, केवल उस अन्य वस्तु के परमाणुओं की गति, मनुष्य के परमाणुओं की गति का आकर्षण है। अर्थात इच्छा का तात्पर्य यह है कि जब अन्य वस्तु के परमाणु मनुष्य के परमाणुओं की गति को आकर्षित करते हैं, तब उसको प्राप्त करने की मनुष्य में इच्छा होती है। और यदि वह अन्य वस्तुओं के परमाणुओं की गति मनुष्य के परमाणुओं की गति से विपरीत दिशा में होती है, तब उस वस्तु के प्रति उसकी अनिच्छा होती है और उसके प्रति उसके विपरीत भाव होते हैं। उस समय चुंबकत्व के नए नए सिद्धांत भी हॉब्स के समय सामने आ रहे थे। तो चुंबकत्व का जो नियम है वो यही कहता है कि जब किसी भी दो वस्तुओं में जब आकर्षण होता है, चुंबक में जब परमाणुओं की गति सही दिशा में काम करती है तब आकर्षण होता है, और जब विपरीत दिशा में गति काम करती है तो वो दो जो सिरे होते हैं चुंबक के, वो दो विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। इस तरह से इच्छा और अनिच्छा, ये वो दो मूल भावनाएं हैं जिसके आधार पर मनुष्य की अनंत जटिल भावनाओं का निर्माण होता है। इच्छा प्रेम पैदा करती है और अनिच्छा घृणा पैदा करती है। हमें जिससे प्रेम होता है, उसकी प्राप्ति से खुशी होती है, उसके प्रति दया, उसके प्रति सहचार, उसके प्रति सहयोग, उसके साथ रहने की भावना, उसको कुछ देने की भावना, ये सारी सकारात्मक भावनाएं इच्छा से उत्पन्न होती हैं। और अनिच्छा से सभी नकारात्मक भावनाओं का आगे विकास होता है। वैभव, दया, नम्रता, ईर्ष्या, जितनी भी जटिल भावनाएं हैं, वे मूलतः इन दो सरल भावनाओं से ही निर्मित होती हैं। और इच्छा और अनिच्छा, इन दो भावनाओं का जो मूल कारण है वो मनुष्य के परमाणुओं की गति है। इस तरह से वह मनुष्य को एक यांत्रिक आधार पर समझने का प्रयास करता है और उसके मनोभावों को भी एक यांत्रिक आधार प्रदान करता है। और
हॉब्स का यह जो मनुष्य है, ये इस प्रकार की भावनाओं का जो मनुष्य है, वो मनुष्य का जो केंद्र है वो उसका अपना निजत्व अथवा अहम भाव है। अर्थात मनुष्य के जो परमाणु हैं वो उसके शरीर में संगठित रहते हैं। वो परमाणु मनुष्य के निजत्व का निर्माण करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने अंदर ही केंद्रित रहता है। उस वह अपने को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, और मनुष्य ही परमाणुओं का केंद्र होने के नाते वह स्वयं को इस दुनिया का केंद्र मानते हुए अन्य वस्तुओं को अपने आसपास पाता है और उन्हें या तो प्राप्त करना चाहता है या उनसे दूर होना चाहता है। यह जो आधार है, इसको हम उत्प्रेरणा अनुक्रिया या अंग्रेजी में स्टिमुलस रेस्पॉन्स या सरल शब्दों में कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। कार्य कारण का ये जो आधार है वो बहुत सरल है कि कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से घटित होता है। मनुष्य सुख या दुख किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर उत्पन्न नहीं होते हैं, और मनुष्य को किन बातों से सुख होगा, किन बातों से दुख होगा, यह पूरी तरह से भावनात्मक नहीं वरन पदार्थ आधारित व्याख्या है। इसलिए उसका सिद्धांत सुखवादी सिद्धांत नहीं है वरन कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। और मनुष्य का जो जीवन भर का जो संपूर्ण व्यवहार है वो शरीर शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, और मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है अपने शरीर की सुरक्षा करना और आत्मपरिरक्षण या आत्मसंरक्षण। हॉब्स मनुष्य की व्याख्या करते हुए यह भी बताता है कि ऐसा जो मनुष्य होता है जो परमाणुओं का पुतला मात्र है, ऐसे ही दूसरे सभी मनुष्य होते हैं। अर्थात प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, सभी मनुष्य मूलतः समान हैं, सबकी सामर्थ्य और क्षमता भी समान है। किसी में मानसिक बल अधिक होता है, किसी में शारीरिक बल अधिक होता है, किंतु यदि अंततः देखें तो वे लगभग समान होते हैं। कुछ मनुष्य शारीरिक बल के अधिकता के कारण अपनी जिंदगी भर अपना कार्य करते रहते हैं, और कुछ मनुष्य शरीर में यद्यपि कमज़ोर होते हैं किंतु मानसिक बल की अधिकता के कारण अपना काम निकाल लेते हैं। इसलिए कमोबेश सभी मनुष्य समान होते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणी भी समान ही हैं। अन्य प्राणी भी परमाणुओं से ही बने हैं, इसलिए मनुष्य और उन प्राणियों में कोई विशेष असमानता नहीं है। किंतु मनुष्य के पास प्रकृति ने दो महत्वपूर्ण अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं, वो है बुद्धि की शक्ति तथा वाणी की शक्ति। यानी मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य के पास सोचने समझने की एक अतिरिक्त ताकत होती है उसके मनुष्य में, यानी कि बुद्धि का निर्माण कुछ अलग प्रकार के परमाणुओं से हुआ है, और वे परमाणु केवल मनुष्य के पास ही हैं, अन्य प्राणियों के पास नहीं है। इस प्रकार से इसी सोचने समझने की क्षमता और बोलने की क्षमता के कारण मनुष्य इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन बनाने की क्षमता रखता है, और वह संपूर्ण विकास जो कि उसने आज तक विकास किया है, जिसे हम मनुष्य की प्रगति कहते हैं, वह प्रगति इस बुद्धि और वाणी की शक्ति के कारण ही हुई है। और ऐसा मनुष्य, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, उसकी प्रगति का आधार भी केवल उसका आत्म परिरक्षण ही है। अर्थात जब वह बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, बहुत कुछ सोचता है, तो उसका आधार यही है कि वह मूलतः अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। ऐसा जो मनुष्य है जो कि आत्म परिरक्षण के मूल भाव के कारण जिंदगी भर दौड़ता है, जिंदगी भर नए नए प्रकार के कार्य करता है, ऐसा मनुष्य प्रारंभ में
कैसा रहा होगा और किस प्रकार उसके मानव इतिहास का विकास हुआ होगा, इसी प्रकार इसको समझाने के लिए होब्स प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, जिसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।